सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। अच्छा, चलिए आज हम व्याकरण के कल मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको विज्ञापन के बारे में बताया था। विज्ञापन जो कि हमारे एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है, 5 नंबर का आता है, 5 अंक का आता है। ठीक है, अभी मैं आपको हिंदी व्याकरण में ही अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के बारे में बताऊँगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आसानी से कर भी पाएंगे। जे कि अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो, मीन्स अभी आपकी कक्षा में नहीं है जो, ठीक है, पढ़ने के लिए। जो अपठित का मतलब है कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा हो या किसी भी कक्षा में पढ़ा हो उसमें से, या आगे किसी कक्षा में पढ़ेंगे उसमें से उठाकर कोई गद्यांश, कोई पैराग्राफ, ठीक है, कोई पैसेज दे दिया जाता है। ठीक है, अपठित का मतलब है, अर्थ है कि अभी आपकी कक्षा में नहीं है, वो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है। आपकी पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त किसी भी पुस्तक से वो उठाकर पैसेज दे देते, एक पद्यांश और एक गद्यांश दे देते हैं। देखिए, अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो, यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। मीन्स आपके पाठ्यक्रम में से नहीं लिया जाता है, आपके सिलेबस में से नहीं लिया जाता है, ये किसी भी कक्षा से उठा लिया जाता है। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र किसी भी विषय का हो सकता है, किसी भी विषय पर हो सकता है, किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। कह रहे इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसमें छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है। मानसिक व्यायाम मीन्स उनके दिमाग को टटोला जाता है, उसके दिमाग की एक्सरसाइज होती है, कसरत होती है। दिमाग के जरिए वो उसे पहले पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक, फिर मनन करेंगे, ठीक है, फिर सोच समझकर इन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके आंसर देंगे और उनका सामान्य ज्ञान भी इससे बढ़ता है। सामान्य ज्ञान के बारे में भी उनकी जानकारी बढ़ती है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता एवं अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। छात्रों की जो व्यक्तिगत योग्यता है, निजी योग्यता है, ठीक है, वह भी बढ़ती है, उनकी कुशलता बढ़ती है और अभिव्यक्ति की क्षमता मीन्स अपने आप को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है, जो गुण है, ठीक है, वो भी बढ़ता है। इसी में एक तो आता है अपठित गद्यांश। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। एक है आपका अपठित पद्यांश। कह रहे अपठित पद्यांश का अर्थ होता है वह कविता का अंश या कविता जो पहले नहीं पढ़ी गई हो, मीन्स इस आपके सिलेबस में नहीं हो, आपके पाठ्यक्रम में ना हो। कह रहे अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है। अपठित पद्यांश जो होता है, ठीक है, या काव्यांश जो होता है, इसे काव्यांश, पद्यांश भी कह सकते हैं। कह रहे इसमें किसी कविता का एक अंश, एक टुकड़ा दिया जाता है, एक भाग दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कविता किसी अर्थात उसी कक्षा के, कह रहे यह कविता जो है उसी कक्षा के पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास होता है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है, कैसे समझी जाती है और कैसे हम उन प्रश्नों के उत्तर गद्य के रूप में दे सकते हैं। क्योंकि कविता के जो प्रश्न हैं वो पद्य के अनुसार होते हैं, बट हम उन्हें कैसे गद्य में करके आंसर देते हैं। अब अपठित गद्यांश पद्यांश को हल करने की विधि क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे इसको हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना अनिवार्य है। कविता गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। इसका उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा किस बात पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, किस बात पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, इस गद्यांश या पद्यांश के पीछे क्या भाव निहित है। कह रहे कविता गद्यांश को समझकर उत्तर देने चाहिए। कविता को या गद्यांश को समझकर उत्तर देने चाहिए। पहले उसे समझो और तब उत्तर दो। प्रश्नों के उत्तर कविता गद्यांश की लाइनों में नहीं देने चाहिए। कह रहे प्रश्नों के जो उत्तर है या तो कविता की या गद्यांश की ऐसे कि ऐसे ही लाइनें उठाकर, पंक्ति उठाकर नहीं देने चाहिए, बल्कि अपने शब्दों के द्वारा उसमें थोड़ा सा फेरबदल करना चाहिए। कि कविता के जो क्वेश्चन है, कई बार हम क्या करते हैं कि कविता में से ही ऐसे कैसे चुन लेते हैं उन आंसरों को जो कविता में दिए गए हैं और उनको ऐसे कैसे ही लिख देते कविता की लय में, जबकि हमें उसे पद में बदलना है, गद्य में बदलना है और गद्य में ही उनका आंसर करना है अपने शब्दों में। समझ में आया बच्चा। नेक्स्ट है उत्तर सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों को के साथ व्यक्त करने चाहिए। जो उत्तर होते हैं वो सरल, बिल्कुल साधारण, स्पष्ट मीन्स बिल्कुल स्पष्ट रूप से, कह रहे, और कम शब्दों का प्रयोग करते हुए भावों के साथ व्यक्त करने चाहिए कि भाव क्या है, उसमें भाव को समझना चाहिए और तब करना चाहिए।
कह रहे हैं फिर है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये मैं आपकी एक अभ्यास के लिए, ठीक है, कुछ गद्यांश देती हूँ, पहले उनका आंसर करिएगा। देखिए पहला गद्यांश, डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना सजोए हुए थे। उनका मानना था कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को कार्यवाही के माध्यम से हकीकत में बदलना चाहिए। कार्यवाही मीन्स कार्य करके। डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया है। इन्हें पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। भारत को उन पर गर्व है। इतनी उपलब्धियां प्राप्त करने के बावजूद अहंकार कलाम जी को छू तक नहीं पाया। कह रहे इतनी सारी उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की और इसके बावजूद जो अहंकार है, घमंड है, उन्हें नहीं छू पाया। वे सहज स्वभाव के एक भावुक व्यक्ति थे। कह रहे उन्हें कविताएं लिखना, वीणा बजाना तथा बच्चों के साथ रहना पसंद था। वे सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कलाम साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक मीन्स प्रेरणा देने योग्य है। कलाम जी तपस्या और कर्मठता की प्रतिमूर्ति हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय दिए गए भाषण में उन्होंने कबीरदास जी के इस दोहे का उल्लेख किया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ाए। अब इसके प्रश्न दिए गए हैं नीचे। इन प्रश्नों के हमको उत्तर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा था। ध्यान से देखिए, कह रहे वे भारत को विकसित देश बनाने का सपना सजोए हुए थे। यहाँ देखिए ये आ रखा है इतना, जहाँ मैंने मार्क किया है कि वो भारत को विकसित देश बनाने का सपना सजोए हुए थे। तो आंसर क्या करना है आपको, जिस उसमें लैंग्वेज में, जिस भाषा में आपका प्रश्न पूछा गया उसी भाषा में आप उत्तर देने की कोशिश करेंगे। देखिए डॉक्टर कलाम ने भारत को क्या बनाने का सपना देखा, तो आप क्या लिखेंगे, डॉक्टर कलाम ने भारत को एक विकसित देश बनाने का सपना देखा है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका अल्प विकसित देश व विकसित देश, सॉरी ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, अल्प विकसित देश, निर्मित देश, विकासशील देश। तो आप क्या करेंगे, वे पर आंसर करेंगे कि विकसित देश। ठीक है, ऐसे टिक कर देंगे या फिर नीचे आंसर करके लिख देंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर कलाम किस प्रवृत्ति के मीन्स उनके अंदर क्या प्रवृत्ति थी। ठीक है, कैसे व्यक्ति थे, तो बताइए कहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। देखो डॉक्टर कलाम सहज स्वभाव के भावुक व्यक्ति थे। ध्यान दीजिएगा, वे सहज स्वभाव के भावुक व्यक्ति थे। तो आपको यहाँ आंसर देख लिया आपने। अब आपको ऑप्शन चूज करना है कि डॉक्टर कलाम भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, भावुक थे, इमोशनल थे। ठीक है बच्चा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। डॉक्टर कलाम एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे, कलाकार थे, साहित्यकार थे। यहाँ देखिए पहले ही पंक्ति में दिया हुआ है, डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले वैज्ञानिक थे। तो आपको क्या लिखना है, वैज्ञानिक। समझ में आया बेटा। अब नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर कलाम को क्या क्या बेहद पसंद था। डॉक्टर कलाम को क्या क्या बेहद पसंद था, यहाँ देखिएगा। पहले से देखो, यहाँ डॉक्टर कलाम को कविताएं लिखना, यहाँ देखिएगा। ठीक है, वीणा बजाना और बच्चों के साथ रहना पसंद था। तो आप इसे लिखेंगे। फिर है, डॉक्टर कलाम की तरह आप भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे। उत्तर क, ब, ख, ग, ए। इसमें देखिए ऑप्शन देने रखे हैं, है ना।
तो इसको आप अपने तरीके से लिख देंगे कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख देंगे क्या प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या कोशिश करेंगे आप भी भारत को कलाम की तरह आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा, ऊपर नीचे आ गया है ना। अच्छा ये उत्तर दे रखे, ओके ओके। 6 तक आपके प्रश्न थे। ठीक है, 6 का आंसर नीचे दे रखा है। हम भारत को विकसित देश बनाने का सपना सजाए हुए। मेरा मानना है कि भारतवासियों को व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमें सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए। विचारों की कार्रवाई के माध्यम से हकीकत में बदला जाता है। ठीक है बच्चों, ये आंसर सही दे रखे इसलिए ऐसे है। यहाँ देखिए नेक्स्ट के भी आंसर दे रखे हैं, आप इन्हें करिएगा, पहले समझिएगा फिर आगे बढ़िएगा। अब ये आपके बिना आंसर के, बिना उत्तर के प्रश्न हैं। ठीक है, एक बार इन्हें भी करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके देखो 1 2 3 4 और 5, 5 आपके अभ्यास के लिए हैं, 2 आपके प्रैक्टिस के लिए सैंपल है कि इस तरीके से आप करेंगे। ठीक है, और 5 आपके अभ्यास के लिए। ये आपको सभी फेयर नोटबुक पर करने हैं बेटा। ठीक है, और मुझे आज शाम तक ही सेंड करना है पूरा वर्क करके। ओके बेटा, ज़्यादा वर्क नहीं है क्योंकि 5 ही है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। एक बार हो गए तो फिर आपको बार बार नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसे कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, वैसे बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ठीक है, आप पढ़ेंगे भी तो भी समझ जाएंगे आप। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग से पहले से यहाँ से आप जब कॉपी पर करने लगेंगे नोटबुक पर। ठीक है, और ये आपको विज्ञापन वाली नोटबुक पर भी करना है, कृतिका वाली नोटबुक पर। ठीक है, जहाँ आपने विज्ञापन किया उसी में नेक्स्ट टॉपिक डाल के अपठित गद्यांश, आज का दिनांक डालकर। ठीक है, पहले दिनांक मेंशन करेंगे, फिर आज का दिन सोमवार। ठीक है, फिर आज का शीर्षक अपठित गद्यांश या विषय अपठित गद्यांश और पद्यांश स्लैश में डाल के गद्यांश पद्यांश, फिर अपठित गद्यांश। ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन, अपठित का अर्थ होता है ये सारा लिखना है, क्षमता बढ़ती यहाँ तक। ठीक है, फिर अपठित पद्यांश का अर्थ ये सारा करके क्षमता का विकास होता है यहाँ तक लिखना है। ठीक है बेटा, अपठित गद्यांश और पद्यांश थोड़ा बोल्ड में लिखना ताकि सुंदर दिखाई दे। फिर आपको इसको हल करने की विधि लिखनी है, दोनों को हल करने के टॉपिक डालना है। देखो ये हम एरो भी लगाया गया है इनमें। ठीक है, कि ऐसे आपको ये पहले उस पर डालने हैं। ठीक है, हेडिंग बना करके फिर उसका डिटेल नीचे लिखना है। फिर आपको प्रैक्टिस वाले करने हैं, फिर आपको ये अभ्यास वाले जो मैंने लास्ट में दिए करने के लिए, आप स्वयं जिन्हें करेंगे वो करने हैं। ठीक है बच्चा, चलिए मैं वेट करूँगी आप सभी के वर्क का। मुझे वर्क वापस आना चाहिए, होमवर्क करके मुझे आज ही सेंड करेंगे सभी शाम तक। क्लियर बच्चा, चलिए आज के लिए इतना ही।